नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपकी मांग थी कि सर ये जो आपका टॉपिक, ये कंटेंट है, हम खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका एक हल्का सा हमें एक ऊपर का सरफिशियल आउटलुक दे दिया जाए, और उसी के लिए अब मैं आपके समक्ष हाजिर हूं वहां पर। और अपने टॉपिक का अपने इस सिलेबस के नाम दिया हुआ है ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टर्म्स एंड टेक्निकल वोकेबलरी के नाम से। यहां जब इसे पढ़ते हैं तो गौर करिए वहां पर मैं क्या बोलने जा रहा हूं। भाई अपने पास ग्लॉसरी का मतलब क्या होता है, जो आपकी शब्दावली होती है, और वो शब्दावली भी किसकी, ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स की, उसके बारे में अपन चर्चा वहां पर करने जा रहे हैं। देखिए अपने टॉपिक का नाम अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या रहेगा, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स, इस तरीके से। अब एक्चुअल में आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी कार्यालयी, पारिभाषिक, तकनीकी, प्रशासकीय इत्यादि नाम इससे जुड़े हुए हैं, इनकी शब्दावली, और सिलेबस में क्या दिया हुआ, विद देयर हिंदी वर्जन। मतलब हमसे क्या किया जाएगा, या तो इंग्लिश में देके उसका हिंदी अर्थ पूछा जाएगा, या हिंदी में देके उसका इंग्लिश में अर्थ पूछा जाएगा। ज्यादा संभावनाएं यही हैं कि इंग्लिश में शब्द देकर हमसे क्या पूछा जाए, हिंदी में। और ये टॉपिक आपका हिंदी भाषा में भी लगा हुआ है। अगर हिंदी का सिलेबस आप देखते हैं तो वहां पर ये सेम की सेम चीजें लगी हुई, मतलब ये कारगर होगा, एक जगह नहीं बल्कि आपका दोनों जगह होगा। तो इसमें जितने वर्ड्स हम आज यहां डिस्कस कर सकते हैं वो तो यहां पर आपका पैनल पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपका डिजिटल बोर्ड के ऊपर। और कुछ जो वर्ड्स और आपके महत्वपूर्ण हैं वो आपको बतौर पीडीएफ कहां मिलने वाले हैं, आपका नोट्स के सेक्शन में मिलने वाले हैं। तो नोट्स के सेक्शन में क्लिक करें आप, और वहां आपके पास में एक पीडीएफ मिल जाएगी, और उस पीडीएफ में सारे वर्ड्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। और ये पैरेलल दोनों पक्षों में आपके लिए वहां पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ना केवल अपनी भाषा इंग्लिश में बल्कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र है उसके अंदर भी आपके लिए वहां पर काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो यहां पर जो अपनी चर्चा हो रही है वो किसके बारे में, आपका वहां पर ग्लॉसरी। अब यहां पर एक एक टर्म है, आप लिखते चलें। देखो मैं साइड हटते हुए आपसे पूछता चलूंगा कि वाकई में आप इसका मीनिंग जानते हैं क्या, कि एक्चुअल में यही बात नहीं होनी चाहिए आपकी कि आप केवल वहां पर ये कहें आपका कि मैंने इंग्लिश में सीख लिया है। ये सब कुछ नहीं है आपका। यहां ग्लॉसरी का मतलब क्या होता है, जो शब्दकोश होता है, जो शब्दकोश होता है, उस शब्दकोश को आप क्या नाम दे सकते हैं, आपका ग्लॉसरी का नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में ये ग्लॉसरी है किसकी, ये ग्लॉसरी आपकी वहां पर बनती है ऑफिशियल की। ऑफिशियल का मतलब होता है जो कि आपका आधिकारिक है, कार्यालयी है, या प्रशासनिक है। इस तरीके से अलग अलग नाम आप इसे दे सकते हैं। या तो आप इसे कह सकते हैं आधिकारिक, या फिर आप इसे टर्म देना चाहें तो इसे क्या कह सकते हैं, आपका वहां पर प्रशासनिक भी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी कह सकते हैं। हालांकि इसके लिए जो एक्चुअल वर्ड है वो एक्चुअल वर्ड ये आता है, कौन सा, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन हमसे पूछा जाएगा क्योंकि इसके अंदर ये चीज जुड़ी हुई है, तो आप इसके लिए मना नहीं कर सकते कि इससे हमारा क्वेश्चन ना उठे, बिल्कुल उठेगा वहां पर आपका। और इसी को आप क्या नाम दे सकते हैं, आपका कार्यालय नाम भी दे सकते हैं। ये सारे नाम इसी टर्म से आपके जुड़े हुए हैं। फिर अगली बात अपन यहां पर करते हैं, तो ये टर्म आपके पास किसका आ जाएगा, टेक्निकल का आ जाएगा। और टेक्निकल को अपन क्या कह सकते हैं, आपका तकनीकी कह सकते हैं। मतलब ऐसे पहलू जो कि आपके वहां पर कार्यालयी हो सकते हैं, तकनीकी हो सकते हैं, प्रशासनिक हो सकते हैं, आधिकारिक हो सकते हैं, कार्यालयी हो सकते हैं, उन सब के लिए हम किसका नाम लेंगे, वहां पर आपका ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स का नाम वहां पर आपका दिया जाएगा। लेकिन मोटी बात इसके अंदर यह आएगी कि जब आप इसे पढ़ते हैं तो इस वक्त आपके पास में ये सारी चीजें आपको पता तो होनी चाहिए। भाई आप ये तो कहें ना कि भाई ये टर्म हमें पता है, या फिर इन टर्म के आधार पर हमें बता दो कि भाई इसका मीनिंग हिंदी में क्या है और इसका मीनिंग वहां पर इंग्लिश में क्या है। अगर ये आपको पता तो आपको कोई परेशानी वहां पर होने वाली नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं एक एक वर्ड है उसको आपके सामने लेकर चलता रहूंगा। जैसे पहला वर्ड मैं आपके पास में लेकर आ रहा हूं यहां पर अगली स्लाइड से, उससे पहले यहां लिख देता हूं ये टर्म किसके साथ जाएगा, विद देयर हिंदी वर्जन जाएगा। यहां ब्रैकेट में कैसा बोला जाएगा, विद देयर हिंदी वर्जन। मतलब आपको इसे इंग्लिश में ही सीखना है या इंग्लिश में के अलावा हिंदी में भी, दोनों में। स्पेलिंग भी आनी चाहिए, मिस स्पेल्ड के रूप में भी इसे डाला जा सकता, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अपन जितने वर्ड डिस्कस कर सकते हैं वो सारी वर्ड हम इसमें लेते चलेंगे। देखिए पहला वर्ड आपके समक्ष आ रहा है और आपको 2 से 4 सेकंड लेने भी हैं।
अगर मैं आपके आगे आ जाता हूं, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा स्लाइड से हटता रहूंगा ताकि आप अपना वहां पर मीनिंग इसमें छांट सकें या फिर सोच सकें कि इसका मीनिंग क्या। जैसे पहला शब्द उच्चारण में कर रहा हूं आपका, अबंडनमेंट। क्या कहते हैं इसे आपका? अबंडनमेंट। क्या कहा जाएगा इसे आपका? अगर सही सोचा तो ठीक है, नहीं तो लिखते चलिए मेरे साथ में। इसे हम क्या कहेंगे? परित्याग। क्या कहा जाता है जी इसे आपका? परित्याग। छोड़ना, अलग कर देना, हटा देना, उसे क्या कहा जाता है आपका? अबंडनमेंट कहा जाता है। अगली बात पर अपन आए तो ये दूसरा शब्द आपके लिए एब्रीविएटेड। क्या शब्द है आपका? एब्रीविएटेड। फिर से बोल रहा हूं, शब्द क्या है आपका वहां पर? एब्रीविएटेड। क्या कहेंगे इसे आपका वहां पर? संक्षिप्त। क्या बोला जाएगा आपका? संक्षिप्त। अब ये याद करते चलें। बस हमें क्या चाहिए, इस टॉपिक में से अपना सवाल उठता है तो हमें अंग्रेजी का शब्द और उसका हिंदी अर्थ, बस इतना सा। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, उसमें मैं टाइम खराब नहीं करूंगा आपका कि आपको पूरा ये समझाऊं कि परित्याग क्या होता है। उसकी आवश्यकता वहां पर नहीं है, उसको आपको वहां पर ध्यान नहीं देना है जी। तो आपको तो केवल बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है और इसका हिंदी में अर्थ क्या है। बस इंग्लिश में जो आपका पार्ट है स्पेलिंग के तौर पर आ जाएगा और हिंदी में उसके शब्दार्थ के तौर पर आपका आ जाएगा। तीसरा शब्द अपन यहां पर लेते हैं, वो है आपका एब्डिकेट। बताइए वर्ड क्या है आपका? एब्डिकेट। और एब्डिकेट का हिंदी मीनिंग अपन लेना चाहें तो बताइए क्या होगा? वही 2 से 4 सेकंड्स आपको लेने हैं, ठीक है? और उसके साथ में अपने अर्थ का कि आपको पहले से आता है क्या या सीखने की जरूरत है क्या, वो आपका पता होना चाहिए। इसे हम कहते हैं पद त्याग देना, पद का त्याग करना या पद त्याग देना। क्या बोलेंगे इसे? पद का त्याग करना या फिर पद त्याग देना, उसे कहा जाता है एब्डिकेट। मेरे साथ बोलते भी रहें ताकि आप सीख सकें इसे। नंबर 4 पे मैं लेना चाहूंगा, एक तरीके से ये फ्रेजल वर्ब भी कहा जाता है। वोकेबलरी सेक्शन में वैसे भी अपने लिए अलग से महत्वपूर्ण बन जाता है ये, और यहां भी बन जाता है। अपना पार्ट है अबाइड बाई। आप गौर करें, अबाइड और बाई के बीच में आपका स्पेस लगा हुआ है, तो बाई बतौर प्रेपोजिशन यहां पर यूज हो रहा है। तो आप देखें यहां पर ये क्या बनता है आपका? अबाइड बाई। अबाइड बाई क्या कहेंगे इसे आपका? पालन करना। और किसका पालन करना? किसी कानून का पालन करना, किसी विधि का पालन करना, या फिर आपने कोई निर्देश दिया है, अनुदेश दिया है, उसका पालन करना। ठीक है, वो किस में जाएगा आपका? अबाइड बाई में। कई बार जो आप वचन निभाते हैं वो भी इसमें आएगा। हम डिटेल में नहीं घुसेंगे, हमें बस इतना पता होना चाहिए अबाइड बाई के मायने क्या है, वहां पर आपका पालन करने से लिया जाएगा। अगला शब्द आपका मेरे साथ साथ लिखते रहें भैया। नेक्स्ट वाला टर्म है अबेयंस। बताइए इसे क्या पढ़ेंगे आपका वहां पर? अबेयंस। इस तरीके से। अब इसका हिंदी अर्थ क्या निकलना है बताएं। इसका स्पेलिंग भी आपको ध्यान देना भाई। स्पेलिंग क्या है? ABEYANCE। अबेयंस। अबेयंस क्या कहेंगे आपका? अबेयंस का हिंदी मीनिंग अगर सोचा है तो ठीक है, नहीं इधर देखिए, इसे क्या कहा जाता है आपका वहां पर? स्थगन। क्या कहा जाता है आपका? स्थगन। इस तरीके से। फिर नंबर 6 का शब्द लीजिएगा, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है और ये शब्द क्या है आपका? एबल बॉडीड। क्या शब्द है बताइए आपका? एबल बॉडीड है। और जब आप एबल बॉडीड की बात करते हैं तो इसको परखिए जरा। अब यहां पर देखो थोड़ा अटपटा सा लग रहा ना आपका, लेकिन एक्चुअल में ऐसे ही वर्ड आपसे वहां पर पूछे जाने वाले होते हैं। एबल बॉडीड को अपन क्या कहेंगे आपका वहां पर? जो बिल्कुल स्वस्थ होता है, निरोगी काया का होता है, जिसे कोई बीमारी नहीं लगी हुई रहती, उसे क्या कहा जाएगा आपका? एबल बॉडीड कहा जाएगा, निरोगी काया वाला। ठीक है, उसे अपन बोलते हैं एबल बॉडीड के मीनिंग में। फिर नंबर 7 की बात अपन करते हैं, 7वां। इसे देखिएगा जरा, यहां पर यह टर्म है आपका एबोलिश। आपको 2 से 4 सेकंड्स हर बार मिल रहे हैं। आप ये कोशिश करें कि वहां पर इसका अर्थ क्या है वो सोचे पहले और उसके बाद में मेरे वाले से मिलाएं। आता है तो बहुत बेहतर है, नहीं आता है तो आप क्या रहें वहां पर, उसे लिखते रहें। बताइए जरा वहां पर इसे क्या कहा जाएगा? एबोलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना, जड़ से खत्म करना, जड़ से उसका सफाया करना, उसे क्या कह दिया जाएगा आपका? एबोलिश करना कहा जाएगा। अगले टर्म पे आइएगा आपका, ये वर्ड भी काफी बार पूछा हुआ आपका, ये शब्द है एब्स्टेन। क्या वर्ड है? एब्स्टेन। ABSTAIN। क्या शब्द है? एब्स्टेन। बताइए एब्स्टेन क्या रहेगा आपका वहां पर? एब्स्टेन का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसे कहते हैं परिविरत रहना। क्या पढ़ेंगे इसे आपका?
परिविरत रहना, एज इट इज याद रखना है, क्योंकि पेपर में एज इट इज ही आपको ये चीज मिलती है। इसका सामान्य शब्द आपको नहीं ढूंढना है, सरल शब्द आपको नहीं ढूंढना है, क्योंकि जो पारिभाषिक शब्दावली होती है उसके अंदर आप क्या नहीं कह सकते, उसे चेंज करने के लिए नहीं कह सकते। क्योंकि ये जो मैनर आप सीख रहे हैं ना, ये सारा का सारा किससे जुड़ा हुआ है, आपका पारिभाषिक शब्दावली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो परिभाषा होती है भाई, पारिभाषिक का मतलब परिभाषा से संबंधित, तो उस परिभाषा के लिए आप क्या नहीं कह सकते, उसे चेंजेबल पोस्चर में नहीं रख सकते, उसके साथ उसे वहां पर ऐड करके आप नहीं रख सकते, मतलब जबरदस्ती उसके साथ में आपका एडिशन वहां पर नहीं हो सकता। तो अपना 8वां शब्द क्या था आपका वहां पर, एब्स्टेन का था। एब्स्टेन का मतलब होता परिविरत रहना। अगला पार्ट है आपका वहां पर एब्स्ट्रैक्ट, शब्द संख्या 9 क्या है आपका वहां पर, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए और बताइए कि इसका मीनिंग क्या होता है। सोचिए जरा, ये बहुत बार आपका नाउन वर्ड में भी आपको देखने को मिलता है, वहां पर क्या रहता है, इसे हम क्या कहेंगे आपका हिंदी में, इसके लिए अपना शब्द आ जाता है, इसे हम संक्षिप्त भी कह देते हैं, इसे हम आपका सार भी कह देते हैं, और इसे हम सारांश भी कह देते हैं। मतलब अगर एक शब्द आपको आता है तो बाकी तो अगर दूसरा पूछता है उसके करीबी में, तो आपको कोई परेशानी वहां पर नहीं होनी है। इसका मिस स्पेल्ट भी आपसे काफी बार पूछा हुआ है, इसका स्पेलिंग मेरे साथ बोल दीजिएगा, क्या बनेगा, ABSTRACT, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट वाला। अगले शब्द पे आए, अगला शब्द आपका रहेगा वहां पर एब्जॉर्प्शन। क्या वर्ड रहेगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अब इसका हिंदी अर्थ आपको बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय एन एब्जॉर्प्शन। आप एब्जॉर्प्शन से वहां पर क्या समझते हैं, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है वहां पर आमेलन। क्या होता है, आमेलन। देखिए ये वर्ड चाहिए आपको, हालांकि इसे अपन सम्मिलिति भी कहते हैं, मिलना भी कहते हैं, लेकिन वो वर्ड अगला हमें परीक्षा में नहीं पूछेगा। हमें क्या पूछेगा वहां पर, आमेलन पूछेगा। अब ये हिंदी वाले शब्द आपके लिए कई बार इंग्लिश से भी ज्यादा क्लिष्ट हो जाते हैं, टिपिकल वहां पर बन जाते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको ध्यान रखने होते हैं। अगला वर्ड जो आपको पहले से आता होगा, मेरे लिखते ही आप बता देंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आप लोगों से है। शब्द ये है आपका, जिसे हम क्या पढ़ते हैं आपका, अकेडमिक। क्या पढ़ेंगे उसे आपका, अकेडमिक। अकेडमिक एक तो इसी शब्द के अंदर ही छिपा हुआ है, वैसा का वैसा ही आपको लिखना होता है आपका वहां पर। बताइए देखिए इसे क्या कहेंगे, इसे हम पढ़ते हैं आपका अकादमिक। ये बहुत बार परीक्षा में देखने को मिलता है, जैसा ये लिखा रहता है मतलब शब्द में ही, प्रश्न में ही इसका उत्तर आपको मिलेगा। और कुछ बार ऐसा भी पूछा हुआ है जिसे यहां क्या कह दिया जाता है, शैक्षिक, शिक्षा संबंधी या शिक्षा से जुड़ा हुआ। शैक्षिक कह सकते हैं या फिर शिक्षा से संबंधित कह सकते हैं या शिक्षा से जुड़ा हुआ कह सकते हैं। अगला वर्ड अपन देखते हैं वहां पर आपका, ये रहेगा एक्सीड। वर्ड क्या है जी आपका, एक्सीड। अब इसका स्पेलिंग भी आपको चेक करना है कि ये करेक्टली स्पेल्ट है या रॉन्गली स्पेल्ट है, सही लिखा है मैंने आपके लिए या फिर कुछ कंफ्यूजन आपका छोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका वहां पर। तो बताइए यहां पर इसे अपन क्या कहेंगे आपका, एक्सीड। एक्सीड बताइए जरा, एक्सीड का मीनिंग अपन लेना चाहें तो क्या होता है, हाँ बिल्कुल इसे अपन कहते हैं मान लेना, लेकिन वो बाद में लिखूंगा। इसके लिए जो सही शब्द आपका पारिभाषिक में लिखा हुआ है उसे कहा जाता है अधिमिलन। क्या पढ़ेंगे उसे आपका, अधिमिलन। और अपनी भाषा में हमारे लिए समझ लेने के लिए हम इसे क्या कह सकते हैं आपका, मान लेना। क्या पढ़ा जाएगा इसे आपका, मान लेना, स्वीकार कर लेना। ये एक्सीड में आ जाता है। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। ये अगला शब्द है वहां पर बैक डेटेड। वर्ड है आपका बैक डेटेड। आराम से बता सकते हैं आपका मतलब, एक तरीके से जब मैं सामान्य भाषा में आपसे पूछूंगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन कई बार प्रॉब्लम यही आ जाती कि हमें जो एग्जैक्ट चाहिए वो वर्ड हमें वहां पर नहीं मिलता है। इसे हम क्या कहेंगे आपका, पारिभाषिक अर्थों में कह देंगे पूर्व दिनांकित। बताओ क्या चला जाएगा आपका वहां पर, पूर्व दिनांकित। पूर्व दिनांकित। फिर अगले वर्ड में चलिए जरा, ये वर्ड आपके पास में है बैचलर। बैचलर, बैचलर के दो मीनिंग हैं, लेकिन पारिभाषिक में हमें एक ही याद रखना होता है। दूसरे वाला जो सामान्य अर्थ सबको पता है वो हमसे पूछा नहीं जाता है। इसे हम क्या कहते हैं आपका, अपनी एकेडमिक नेचर में से कहा जाता है स्नातक।
क्या पढ़ा जाता है? स्नातक। हालांकि इसका एक मीनिंग और है, अविवाहित या कुंवारा होना। अविवाहित या कुंवारा होना वो आप लिख सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसे यहां पर नहीं लिख रहा हूं। फिर नंबर 15 पे मैं ले रहा हूं आपका अगला शब्द। यह शब्द आपका रहेगा बैकलॉग। शब्द क्या रहने वाला है आपका वहां पर? बैकलॉग। और बैकलॉग को जब अपन पढ़ते हैं तो बैकलॉग को क्या कहेंगे भैया आपका? बैकलॉग को क्या कहेंगे? जब आप किसी का संचय कर लेते हैं, किसे इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे आप सामान्य भाषा में ढेर कहते हैं, लेकिन पारिभाषिक शब्दों में इसे क्या कहा जाएगा आपका? संचय कहा जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसे आपका? संचय। फिर अगला पार्ट यहां पर आपका यह शब्द है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड को हम क्या कहेंगे? एग्जैक्ट शब्द मुझे आपसे चाहिए। जैसे बैकलॉग का एग्जैक्ट वर्ड, बैकलॉग सारे बोलते आए लेकिन हिंदी में हम कम पढ़ते हैं इसे, इसलिए दिक्कतें हमारे लिए हो जाती हैं। वैसे मुझे बैकग्राउंड का चाहिए आपका। बताइए क्या रहेगा आपका? बैकग्राउंड का मतलब होता है जो आपकी पृष्ठभूमि है। क्या पढ़ेंगे जी इसे आपका? पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि, ये पार्ट इसमें जुड़ जाएगा बैकग्राउंड के लिए। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास में नेक्स्ट टर्म आपका आता है, इस टर्म को अपन पढ़ेंगे आपका बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस, ये टर्म। और जब आप बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ओबीसी में, एमबीसी में, एसबीसी में, काफी बार आपको वहां पर यह पढ़ने को मिलता है। बैकवर्ड क्लासेस का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग या पिछड़े वर्ग। पिछड़ा या फिर पिछड़े वर्ग, एक वचन और बहुवचन, बस उस आधार पर इसे बोला जाएगा। तो आपको इसमें तो कोई अंतर नहीं मिलेगा परीक्षा में, या तो पिछड़ा मिलेगा या पिछड़े मिलेगा, वहां गलती नहीं होगी। आपको इसका अर्थ आना चाहिए कि बैकवर्ड क्लासेस का मीनिंग क्या है। फिर नंबर 18 पे अपन चलते हैं। यहां पर ये वर्ड है आपका BAIL का, और इसे हम क्या पढ़ेंगे आपका? बैल। क्या शब्द है आपका? बैल। बताइए बैल का मीनिंग यहां पर क्या होता है जी आपका? क्या रहेगा आपका? बैल का मतलब होता है आपका जमानत। क्या पढ़ देंगे इसे? जमानत। फिर नंबर 19 का शब्द लीजिएगा। यह शब्द है आपका बैलेंस्ड बजट। टर्म है बैलेंस्ड बजट, और शुद्ध भाषा में कहूं तो बजट। हिंदी में आते आते ये बजट बन जाएगा, लेकिन वैसे इसका शुद्ध उच्चारण क्या बनता है? बजट की बजाय बजट। शुद्ध अंग्रेजी में से बजट कहा जाता है। स्पेलिंग देखिएगा इसमें, BAUDZET, BUDZET, उसे क्या कहेंगे आपका? बजट कहेंगे। और ये किस में चला जाएगा? देखो बैलेंस्ड, ये सारे जानते हैं। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है आपका? जो कि संतुलन बना के रखता है, उसे क्या कहा जाता है आपका? बैलेंस्ड कहा जाता है। और हिंदी में जो आगे वाला पार्ट है वो ज्यादा काम का है, यहां पर गड़बड़ होता है। संतुलित तो आप में से कोई भी विद्यार्थी कर देगा, लेकिन आगे दिक्कत आती है। तो कई बार ये अकेला पूछ लिया जाता है, और इसे अपन क्या कहते हैं? आय व्ययक। बताइए क्या पढ़ेंगे इसे आपका? आय व्ययक। क्या बोलेंगे इसे? आय व्ययक। फिर अगले वर्ड पे आइए जरा आपका। वहां पर ये जो शब्द आपको दे रहा हूं वहां पर ये होता है बायस्ड। बायस्ड, बायस्ड बता सकते हैं आराम से क्या होता है बायस्ड? हिंट देता हूं इंग्लिश में, प्रेजुडाइज्ड। प्रेजुडाइज्ड, प्री थॉट वाला, इसे हम कहते हैं पूर्वाग्रसित। पूर्वाग्रसित या पूर्वाग्रह से ग्रसित। पूर्वाग्रह से ग्रसित, पूर्वाग्रह से ग्रसित, यह टर्म इसमें आ जाएगा। इसे अपन क्या पढ़ देंगे आपका? बायस्ड पढ़ देंगे। ठीक है, तो यहां पर अगला वर्ड में लूं आपका, उसे बोलेंगे अपन बैलेट बॉक्स। नंबर 21 का है बैलेट बॉक्स। अब बॉक्स तो संदूक या पेटी के लिए आ जाएगा, और बैलेट जो आप डालते आए हैं चुनावों के अंदर, जिसे आप वोट कहते हैं। वोट का मतलब क्या होता है? मत होता है, उसे ही तो अपन कहेंगे आपका। तो बताइए इसे बैलेट बॉक्स को क्या कह देंगे आपका? मत पेटी। क्या बोला जाएगा इसे? मत पेटी। और यहीं पर आप ये भी सीख लें, जो आपका वोट है, तो वोट अगर नाउन में आपसे पूछा जाए
तो नाउन में इसका मीनिंग मत होता है, और जब आपका वर्ब में पूछा जाए तो वर्ब में इसका मीनिंग क्या रहेगा? मतदान करना या मत देना या मत डालना। ये किसमें है? वाउट में। लेकिन ज्यादा चांसेस किसके बनते हैं? आपका बैलेट के बनते हैं। फिर अगला वर्ड है आपका नंबर 22 का, इसे पढ़ेंगे अपन बैंकरप्ट। बताइए इसे क्या पढ़ देंगे? आपका बैंकरप्ट। और बैंकरप्ट को अगर आपको पढ़ना होता है तो बता दीजिए जरा, बैंकरप्ट को अपन क्या कहेंगे भैया? आपका बैंकरप्ट को हिंदी में कहा जाता है आपका दिवालिया। इसे कह देंगे दिवालिया, जिसके पास में संपत्ति या पैसा ना बचे और वो कर्ज चुकाने में सक्षम ना रहे। फिर कह देता हूं, हमें इससे मतलब नहीं कि इसका अर्थ क्या है, हमें खाली ये मतलब है कि इसका हिंदी में क्या बोला जाना। हिंदी के लिए इसका रिप्लेस करने वाला शब्द हमारे पास में कौन सा है? अगला टर्म है आपके पास में, ये वर्ड है बैनर। क्या लिखा है मैंने? आपका बैनर, BANNER या BANNER। बैनर को अपन हिंदी में क्या कह देंगे? आपका जो प्रदर्शन पट होता है। क्या बोलते हैं? जो प्रदर्शन पट होता है। यहां ये ध्यान दीजिएगा, जब आपको बैनर बोला जाता तो आराम से समझ में आता है, लेकिन जब आपके पास में हिंदी में लिखने के लिए कहा जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगला इंग्लिश का वर्ड आपको देगा जो पहले से आता है, और आपसे वो पूछ लेगा जो कि आपको हिंदी में पहले से सुनने को नहीं मिला हुआ है। अगला शब्द आपके पास में है CABINET। CABINET क्या वर्ड है? आपका कैबिनेट। स्पेलिंग याद रखिएगा, CABINET। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? आपका मंत्रिमंडल। क्या बोला जाएगा भाई इसे? आपका मंत्रिमंडल। अब ये जो शब्द हैं कि भाई एक बार आप देख लें तो उसके बाद में आपको समस्या नहीं रहनी है। मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं कि आपको एक PDF मिलने वाली है, उसके अंदर के सारे शब्द परीक्षा से ठीक पहले आप वहां पर एक बार दोहरा के चले जाएं। इनमें से एक शब्द के पूछे जाने की काफी ज्यादा चांस रहते हैं आपके, और वहां पर वही है कि ये चीजें आपके हिंदी टू इंग्लिश में भी पूछी जाती हैं और इंग्लिश टू हिंदी में भी पूछी जाती हैं। ना केवल इंग्लिश में काम आ रही है, बल्कि आपका वहां पर हिंदी में भी ये काम आने वाली है। हिंदी सब्जेक्ट में भी ये टॉपिक आपका ऐड हो रखा है। नंबर 25 में आपके पास में वर्ड है CODE, काउड। CODE, काउड। बताइए जरा क्या मीनिंग होता है? इसे हम हिंदी में कहेंगे आपका संहिता। क्या बोलेंगे? आपका संहिता। और वैसे कई बार हम ये भी कह सकते हैं कूट, ऐसा भी वहां पर कहा जाता है। जैसे कोडिंग करते हैं ना, तो वहां पर इसके लिए एक वर्ड ये भी आ जाता है कि कूट, ऐसा। लेकिन हमसे ये शब्द नहीं पूछेगा गणित वाला, हमसे कौन सा पूछेगा? पारिभाषिक वाला, जिसे अपन क्या कहेंगे? आपका वहां पर संहिता वाला हिस्सा बोलेंगे। फिर अगला शब्द आपके पास में है कमिटी। देखो हिंदी में आते आते आप कमेटी ऐसा बोलना चालू कर देते हैं, लेकिन शुद्ध अंग्रेजी के अंदर इसे आप क्या पढ़ेंगे? वहां पर कमिटी। स्पेलिंग क्या है? COMMITTEE वाला है आपका, ठीक है। तो बताइए यहां पर कमिटी को हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या कह देंगे? इसे समिति। समिति। अगला शब्द लीजिए, अपना वर्ड नंबर 27 है आपका, ये वर्ड है CAMP, कैंप। और कैंप को अपन हिंदी में क्या कह देंगे? आपका शिविर। शिविर। अगला शब्द लें आप, थोड़ा सा 2-4 सेकंड आप भी लें वहां पर इसे सोचने के लिए। कैंपेन, CAMPAIGN। और कैंपेन को जब आप पढ़ते हैं तो बताइए कैंपेन का हिंदी टर्म क्या रहेगा? आपका अभियान। बताओ क्या रहेगा? आपका अभियान। इसे अपन क्या पढ़ेंगे? कैंपेन। और हिंदी में क्या बोल देंगे? आपका अभियान, ठीक है। अगले पार्ट में आए, आपका नेक्स्ट वाला हिस्सा रहेगा आपका वहां पर कैंडिडेचर। कैंडिडेचर ये अपना वर्ड रहेगा 29 का। इसके लिए 2-4 सेकंड आपको जरूर लेने हैं कि आप बता पाते हैं क्या। ये वर्ड क्या है जी? आपका कैंडिडेचर। देख लीजिए स्पेलिंग में भी पूछे जाने लायक है। CANDIDATURE क्या है? आपका कैंडिडेचर है। तो बताइए कैंडिडेचर का मतलब क्या हो जाएगा आपका? वहां पर अभ्यर्थिता या उम्मीदवारी, जिसमें पहला शब्द पूछे जाने के चांस आपके ज्यादा बनते हैं। इसे क्या कह देंगे आपका वहां पर? अभ्यर्थिता, या फिर क्या कहा जाएगा आपका वहां पर? उम्मीदवारी। क्या कह देंगे? आपका अभ्यर्थिता या फिर आपका उम्मीदवारी। इस तरीके से पढ़ा जाएगा।
फिर अगले पार्ट में आप चले, यहां पर नंबर आपका रहेगा यहां पर ये 30 का, ठीक। और यहां पर आपको बताना है मुझे कैनवास का, देखो सिंपल मीनिंग नहीं चाहिए भी मुझे, कैनवास का सिंपल मीनिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पारिभाषिक ऑफिशियल, वो वर्ड वहां पर चाहिए जो कि राजभाषा में आपका लिखा हुआ है कि कैनवास का मतलब क्या रहता है। कैनवास का मतलब होता है आपका वहां पर वोट मांगना या किसी के पक्ष में प्रचार करना, चाहे वो स्वयं के होता है या किसी और के होता है, इसे अपन क्या कहते हैं आपका कैनवास करना। कैनवासिंग वर्ड सुना होगा आपने चुनाव के दौरान, वोट मांगना या किसी के पक्ष में प्रचार करना। क्या बोल रहा हूं, वोट मांगना या फिर किसी के पक्ष में प्रचार करना, यह टर्म किसमें कहलाएगा आपका, कैनवास में कहलाएगा, ठीक है। अगले वर्ड पे अपन आते हैं आपका वहां पर, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप यहां इन शब्दों की बात करते हैं तो ये एक रीडिंग में याद नहीं होंगे। शुरू में जब मैं आपको बता रहा था तो एक हंसी मजाक सा हो सकता है, खेल सा हो सकता है कि सर आता है ये 5-10 वर्ड तो हम कभी याद कर लेंगे, लेकिन ये इतने भी नहीं है, 40-50 बहुत सारे हैं आपके, इनको ढंग से आपको देखना पड़ेगा। यहां तो एक रफ आइडिया दे रहा हूं आपका क्लास में, एक क्लास में ये सारे वर्ड्स करवाई जानी पॉसिबल नहीं होते हैं। वर्ड लिख दिया मैंने आपके समक्ष, बताइए क्या है आपका वहां पर कैपिटल। अगर कैपिटल को अपन पढ़ते हैं तो इसे क्या कह देंगे आपका पूंजी। हालांकि कैपिटल बड़े वर्ण के लिए भी आता है, कैपिटल राजधानी के लिए भी आता है, लेकिन हमसे जो पूछा जाएगा वो कौन सा है, पूंजी वाला है। फिर यहीं से इसी कैपिटल से हम एक शब्द और बना लेते हैं आपका, और वो शब्द हमारा बनेगा कैपिटलाइजेशन। बताइए वर्ड क्या होगा आपका वहां पर, कैपिटलाइजेशन। और जब आप कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो इसे बताइए, इसे क्या कह देंगे आपका वहां पर, पूंजीकरण। बताइए क्या पढ़ देंगे इसे आपका, पूंजीकरण। ये किस में चला जाएगा आपका वहां पर, कैपिटलाइजेशन। मतलब कैपिटल याद है तो दोनों याद हो गए आपको, वहां दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगला वर्ड है आपका अलाउंस। क्या वर्ड है, अलाउंस। इसे मैं जोड़ रहा हूं आपका डेली के साथ में, क्योंकि डी के हिसाब से अपन लिख रहे हैं, तो अपन यहां पर ये कह देंगे डेली अलाउंस। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता भी, डेली अलाउंस। हम अलाउंस अलाउंस ऐसा पढ़ देते हैं जो गलत है। तो डेली तो आप सारे जानते हैं, डेली को हम हिंदी में क्या कह देंगे, दैनिक। क्या पढ़ेंगे, दैनिक। और अलाउंस को हम कहना चाहें तो बताओ इसे क्या कहेंगे, भत्ता। दैनिक भत्ता वो किस में आ जाएगा आपका, अलाउंस में। इसका उच्चारण मेरे साथ करिए, क्या है ये, डेली, और फिर क्या वर्ड है आपका, अलाउंस, ठीक है। और इसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं आपका वहां पर, डीए। बताइए क्या कहा जाएगा आपका, डीए, डीए। अगला वर्ड है आपका, ये लिख देता हूं भाई, ये है आपका डीए के लिए इस तरीके से। अगला शब्द डेटा। डाटा नहीं होता, कुछ पुस्तकों में आपको हो सकता है, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों के अंदर एनसीईआरटी में भी आपको डाटा लिखा हुआ मिले, लेकिन शुद्ध उच्चारण इसमें क्या है, डेटा है। और डेटा को अपन क्या कहते हैं, आधार सामग्री या आंकड़े। दोनों शब्द याद रखने हैं, इसे आप आधार सामग्री भी कहते हैं और इसे आप क्या कहेंगे आपका, आंकड़े। ये दोनों ही इसके लिए आता है। अब ये बहुवचन में है भी, ये आपका प्लूरल में है, बहुवचन में है। अगर इसका एक वचन लेते हैं तो वो शब्द होता है डेटम। क्या है, डेटम, खाली आंकड़ा। ऐसा पढ़ना चाहें, एक आंकड़े की बात करें आप तो वो सिंगुलर में डेटम पढ़ा जाएगा बजाय डेटा के। लेकिन आप इसे गलती से डाटा ना पढ़ दें, डाटा नहीं होने वाला है। अब यहां पर ये ध्यान रखना, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपका ये डीए वाला पार्ट, तो इसमें कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं तो मैं इसको यहां पर ये कह देता हूं आपका कि अगर सर्विस के हिसाब से पढ़ें, सामान्य हिसाब से जो दैनिक भत्ता मिलता है उसे तो हम क्या कहते हैं, डेली अलाउंस कहते हैं। लेकिन जैसे आप नौकरी लग जाते हैं उसके बाद में जो डीए आपको मिलता है वो यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और वो चेंज होकर बताइए किस में आ जाता है आपका, डियरनेस अलाउंस में आ जाता है। किस में रहेगा आपका, डियरनेस अलाउंस में रहेगा। और डियरनेस अलाउंस को हम कहते हैं तो इसे हिंदी में क्या कह देंगे आपका, महंगाई भत्ता। बताइए हिंदी में क्या पढ़ दिया जाएगा इसे आपका, महंगाई भत्ता। इस तरीके से पढ़ देंगे इसे आपका। क्लैरिटी आई भाई? तो आप कहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ने हमें डेली अलाउंस के लिए डीए दिया, तो ये इसके लिए भी यूज होता है, इसके लिए यूज होता है। जब आपकी सर्विस बुक में आपके लिए रिकॉर्ड मिलेगा, आपका जीपीएफ डायरी होती है आपका वहां पर, एनपीएस तो चलो हट गया आपका, एसआई वाला है आपका, तो उसके अंदर स्टेट इंश्योरेंस वाले पार्ट में, तो यहां पर इनको मेंशन जब भी आपको करना पड़ेगा तब वो रहता आपका डीएनएस अलाउंस रहता है, जिसे अपन वहां पर डी, आपने सुना होगा कि भाई कर्मचारियों का डीए इतना प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। फिर अगला पार्ट थोड़ा सा आपके लिए अलग है, उसे अपन कहते हैं डीलिंग हैंड। ये आपने सुना होगा, इसका डीलिंग हैंड कौन है?
अपना शब्द संख्या 35 का है, इसे अपन पढ़ेंगे डीलिंग हैंड। और दो शब्द भाई जुड़े हुए हैं लेकिन बीच में स्पेसिंग है इसमें। डीलिंग हैंड को अपन क्या कह देते हैं हिंदी में, इसे पढ़ेंगे आपका संबंधित कर्मचारी, जो उस मामले को संभालने वाला है। मतलब देखिएगा, हैंड का मतलब यहां हाथ से नहीं है बल्कि एम्प्लॉई से है, उस ब्यूरोक्रेट से है, आपका उस सर्वेंट से, पब्लिक सर्वेंट से, जो उस काम को क्या कर रहा है, डील कर रहा है, या फिर वो काम उसके नियंत्रण में होता है, उसे क्या कहा जाता है आपका वहां पर, डीलिंग हैंड कहा जाता है। अगले टर्म को अपन लेंगे तो वो टर्म किस में चला जाएगा आपका, डी बार में चला जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसे आपका, डी बार, ये टर्म इसमें लिया जाएगा। देखिए जरा यहां पर इसे पढ़ते हैं तो ये टर्म किस में आ जाएगा आपका, डी बार। ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई कि ये डी बार शब्द आपका है क्या, ये बताने की कोशिश करें, क्योंकि ये थोड़ा सा हटकर है। कई बार परीक्षाओं में भी बच्चों को डी बार करने की बात कही जाती है। इसे हिंदी में अपन लिखते हैं तो इसे क्या पढ़ा जाता है, विवर्जित करना या रोकना। बताइए, इस टर्म को अपन पढ़ेंगे तो इसे क्या कह दिया जाएगा आपका, विवर्जित करना, या फिर बता दीजिए इसे क्या कहा जाएगा, रोकना। क्या पढ़ सकते हैं इसे, विवर्जित करना या फिर आपका रोकना। यह टर्म किस में आ जाएगा आपका, डिबार में। जैसे 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 महीनों के लिए क्या कर दिया गया आपका वहां पर, डिबार कर दिया गया है, वो टर्म इसमें आपका बोला हुआ है। फिर अगला टर्म मैं ले रहा हूं आपका वहां पर, डिबेट। नंबर 37 का शब्द है आपके पास में, डिबेट। ये जो शब्द आपके पास आ रहा है, ये लगभग आप इस शब्द से वाकिफ हैं। किसके लिए आता है, वाद विवाद करने के लिए, तर्क वितर्क के लिए आता है, पक्ष और विपक्ष में बोलने के लिए आता है। एक फेवर में बोलता है, एक अगेंस्ट बोलता है, एक फोर जाता है, एक अपोजिट वहां पर चला जाता है। उसे क्या शब्द दिया जाता है आपका वहां पर, डिबेट कहा जाता है। अब ऐसे ही एक वर्ड है आपका डेबिट। डेबिट, डेबिट का मतलब क्या होता है, जब किसी को उधार दिया जाता है, किसी के नाम कुछ डाला जाता है, किसी के नाम कुछ लिख दिया जाता है। जैसे आप रोकड़ बही में लिखते हैं नामे, या फिर क्या लिखते हैं, किसी के नाम डालना कि मैंने फला है, फला को इतने रुपए, इतना सामान दे दिया है, ठीक है, अगले को मैंने इतना पैसा जमा करवा दिया है, उसके नामे उसके पास है। अब ये चीज उसके पास रहेगी, उसे क्या कहा जाता है, डेबिट कहा जाता, मतलब नामे या किसी के नाम डालना कहा जा सकता है। फिर हम आते हैं यहां पर 39 के ऊपर, और ये जो 39 का टर्म आपके पास आता है, इसे हम पढ़ते हैं DEBT। DEBT, इसका उच्चारण ढंग से पढ़िएगा। इसमें जो बी है वो साइलेंट रहता भाई, बी इसमें क्या रहेगा, साइलेंट, बोला नहीं जाएगा। तो आप इसे ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अगर आपके द्वारा यह पढ़ा जाता है डेप्ट, तो गलत है, ये उच्चारण आपका इनकरेक्ट रहेगा। इसका उच्चारण डेप्ट नहीं रहेगा, बल्कि इसका उच्चारण क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा। ये फोनेटिकली लिख रहा हूं आपका, और यहां पर आपका हिंदी में इसका उच्चारण लिख रहा हूं, कौन सा, डैट। डैट, ये डेप्ट नहीं होता, क्या होता है, डैट। डैट रहता है, और इसे हिंदी में आप क्या कह देते हैं, ऋण कह देते हैं, या फिर आपका इसे कर्ज का नाम दे दिया जाता है। आप इसे ऋण कह दें, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, आपका कर्ज का नाम भी वहां पर दे सकते हैं। ये किसके लिए है, डेट के लिए। फिर से इसे लिख लीजिएगा, काट के लिख लीजिएगा। ये डेप्ट नहीं बोलेंगे, जो आज तक आप बोलते आए, इसे क्या बोलेंगे बताइए, आपका डेट बोला जाएगा। फिर थोड़ा सा लंबा टर्म आपको मैं दे रहा हूं, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। सुना होगा आपने, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। फिर बोल रहा हूं, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। देखिए ये वर्ड क्या है आपका, डेथ कम रिटायरमेंट। फिर यहां पर टर्म है आपका ग्रेचुइटी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, ये लीजिए। अब इसे हिंदी में बताइए। डेथ का तो आप सारे जानते हैं, रिटायरमेंट भी लगभग को आता होगा आपका, लेकिन साथ में क्या है आपका, ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी अलग भी पूछा जा सकता है आपका, लेकिन आपको वहां पर साथ में भी आना चाहिए। इसे क्या कहेंगे बताओ, देखें आपका वहां पर, मृत्यु सह निवृत्ति उपदान। क्या बोलेंगे, मृत्यु। मृत्यु किसके लिए है आपका, डेथ के लिए। फिर यहां ये कम आ गया तो ये किसके लिए आपका, सह के लिए। रिटायरमेंट को इसके साथ जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, निवृत्ति। अगर अलग से लिखूंगा अकेला तो इसे टर्म क्या पढ़ दिया जाएगा आपका वहां पर, सेवा निवृत्ति।
इस तरीके से कह दिया जाएगा। और फिर यहां पर ये जो ग्रेचुइटी है ये किसके लिए आ जाएगा, उपदान के लिए आ जाएगा। तो ये देखो अलग से भी पूछा जा सकता है, डेथ सबको आता है तो रिटायरमेंट अलग से पूछा जा सकता है और ग्रेचुइटी भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है। तो ग्रेचुइटी को अलग से अपन क्या कहेंगे बताओ, देखें आपका वहां पर उपदान कह देंगे। क्या बोलेंगे आपका, उपदान कह देंगे। फिर अगला है आपका वहां पर स्टॉक रजिस्टर, अपना शब्द है स्टॉक रजिस्टर, इस तरीके से टर्म पढ़ा जाएगा आपका, इसे अपन बोलेंगे स्टॉक रजिस्टर। और इसे कह दिया जाएगा संधारण पत्रिका। क्या पढ़ेंगे बताओ जरा इसे, आपका संधारण पत्रिका। टर्म क्या रहेगा बोलो, देखें आपका संधारण पत्रिका, ये किस में जाएगा, आपका स्टॉक रजिस्टर में चला जाएगा। फिर अगला वर्ड आप इसमें बता सकते हैं आपके लिए, वो रहता है डेली वेजेस। डेली वेजेस नंबर 42 का, डेली वेजेस बहुत बार सुना होगा आपने, डेली वेजेस हिंदी में क्या कहेंगे इसे, दैनिक मजदूरी। बोलिए साथियों क्या बोलेंगे इसे, दैनिक मजदूरी। और या फिर आपका टर्म हो सकता है दैनिक दिहाड़ी, दैनिक मजदूरी, या फिर क्या कहेंगे इसे, दिहाड़ी। दिहाड़ी दैनिक आ गया है, दिहाड़ी के अंदर दैनिक शब्द पहले से शामिल है, आपको अलग से शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती है इसके अंदर। अगले वर्ड में चलें अपन, तो वो वर्ड आपके पास में है कैंडिडेट। ऐसा वर्ड मैं आपसे पूछ चुका हूं पहले, जो कैंडिडेचर मैंने पूछा है उसी से मिलता जुलता शब्द में यहां पर लिख रहा हूं आपका, ये वर्ड क्या है आपका, कैंडिडेट। कैंडिडेट एक आइडिया ही आपको यहां लग रहा है, सारी बातें बता पाना मुश्किल रहेगा, इसीलिए वहां पर नोट्स के रूप में आपकी पीडीएफ अवेलेबल है। तो यहां पर इसे अपन क्या कहते हैं, अभ्यर्थी। कुछ जगह आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है वहां पर, प्रार्थी, प्रार्थी भी कहा जा सकता है आपका। और कुछ जगह यहां पर यह टर्म आपको देखने को मिल सकता है, बताइए कौन सा आपका वहां पर, उम्मीदवार। अभ्यर्थी कह दें, प्रार्थी कह दें, या फिर आपका वहां पर उसे उम्मीदवार कह दें, ठीक है। फिर अगला पार्ट है आपका कैंसिलेशन ऑफ इंडेंट। कैंसिलेशन ऑफ इंडेंट, ये नंबर 44 का शब्द आपका, शब्द क्या है, कैंसिलेशन ऑफ इंडेंट। तो कैंसिलेशन का मतलब होता है रद्द करना, निरस्त करना। और किसको रद्द निरस्त करना, जो आपका इंडेंट है, अर्थात मांग पत्र है, जो आपने मांगे की हैं उस पत्र को क्या करना, आपका कैंसिल करना, आपकी मांगों को निरस्त करना, यह कहना कि हम आपकी मांगे पूरी नहीं कर सकते। तो यहां तक आते आते आपने जो 40+ ओड वर्ड्स देखे हैं, तो इनसे एक अंदाजा हो गया होगा कि इसमें कॉन्सेप्ट वाला कोई मैटर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें समझने की आवश्यकता होती है। बस पता होना चाहिए कि इस शब्द का यह अर्थ है, और दोनों तरीकों से आना चाहिए, इंग्लिश में उसका स्पेलिंग आना चाहिए और हिंदी में उसका शब्दार्थ आपको पता होना चाहिए। भावार्थ या आंतरिक अर्थ से आपको कोई ताल्लुकात वहां पर नहीं रहता है। तो मिलता हूं आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपके नए वीडियो के साथ में, नए कंटेंट के साथ में। लेकिन उससे पहले याद दिला देना चाहता हूं कि इसके बचे हुए वर्ड्स आपको पीडीएफ सेक्शन में वहां पर नोट्स में मिलेंगे, वहां से जरूर आप डाउनलोड करें और उसके साथ में उन्हें याद करने की कोशिश करें। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार।